आप सभी को नमस्कार। मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बेसिक अप्रोच के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से कि यूपी पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग। तो जनरली जो है थोड़ा बहुत अगर आपने कहीं से भी कोई किसी टॉपर का कॉपी देखी होगी या कहीं भी कोई चीज़ थोड़ी बहुत एनालिसिस देखा होगा तो आपको एक चीज़ हमेशा दिख जाती है कि मेंस आंसर राइटिंग, मेंस का कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसके तीन आपके ब्रेकअप हैं, तीन सेक्शंस हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है उसका आपको आंसर लिखना है। तो आप इसको तीन सेक्शन में कैसे डिवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट हम लिख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, देन उसकी मेन बॉडी क्या होगी, और थर्ड उसका क्या है वहाँ पर क्या है कि उसका कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, अब आंसर राइटिंग में अगर आप देखें तो GS1, GS2, GS3, GS4 चारों पेपर में आंसर राइटिंग लिखते समय आपको सबसे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपना माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव ही रखे चलना है। यानी आप ये मानिए कि ये आपका एग्ज़ाम जो है स्टेट गवर्नमेंट का आयोग करा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है। आयोग में जो मेंबर बैठे हैं वो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो आप आंसर लिखें उसमें आप गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनको कहीं ना कहीं वो आप सपोर्ट ही करें। कहीं वो ये कोई बोलता नहीं है लेकिन कॉमन सेंस ये है कि अगर कोई वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उनकी किसी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना हुआ है तो डिस्कस करते समय आपको क्या लिखना है कि हाँ वो पॉलिसी का की पॉइंट क्या है, यानी वो पॉलिसी किस किस किन किन लोगों के लिए बनी हुई है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, उनकी लिमिटेशंस क्या है। और जब भी हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब कि यानी इसमें काफ़ी प्लस पॉइंट हैं, अगर एक दो छोटी चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए तो ये पॉलिसी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो यानी यहाँ पे क्या किया आपने, आपने गवर्नमेंट के जो एफर्ट है उसकी योजना को क्या कर दिया, यस ओके कर दिया कि हाँ ये सही है। तो आप यही मानिए कि आप जो भी आंसर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर उसमें सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव अप्रोच का हम ऐसे समझ लें जैसे कि आपने कई बार बहुत मोटिवेशन वीडियो देखे होंगे कि कोई ग्लास है वो आधा भरा है आधा खाली। तो इंटरव्यू लॉजिक वही है कि आप जो है अगर एज अ एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आप ऑफिसर की पोजीशन में बैठ रहे हैं और पब्लिक आपके पास अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आ रही है, आपको ये पता होगा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, रिसोर्सेज कम है, तो आपको क्या है वहाँ मैनेज करना होगा। तो मैनेज करने के लिए वही कॉन्सेप्ट है कि आप आधा गिलास खाली वाला व्यू अप्रोच रखना चाहते हैं या आधा गिलास भरा वाला अप्रोच। तो यहाँ हर जगह आपका अप्रोच वही रहेगा, चाहे वो अप्रोच GS1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने अगर तीन पार्ट ब्रेकअप कर दिया तो इंट्रो का एक जनरल फंडा भी मान चलिए कि इंट्रो का आपको कभी भी लिखना हो तो GS1 से GS4 में अगर आप GS2 और GS3 पे अगर फोकस करें तो 99% इसके क्वेश्चन कहीं के यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड रहेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अब वो उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, या किसी चीज़ को डिफाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अगर आपका GS3 और मान इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन है तो जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसका एनालिसिस करना। तो जहाँ भी योजना टर्म आ गया तो यानी वहाँ पर क्या है एग्जाम के क्वेश्चन की डिमांड है कि आपके इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वो योजना कब इंप्लीमेंट हुई है या वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस चीज़ के बारे में डिफिनेशन, अगर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में आप देखो कि क्या आप डिफिनेशन देके काम आपका चल सकता है। अगर आपको फैक्ट और डाटा है तो वो बहुत ही अच्छा है। यानी अगर सपोज क्वेश्चन GS1 में सोशल इश्यूज वाला टॉपिक आ जाए और वहाँ पर आपका गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अगर आप वर्ल्ड रिपोर्ट या फिर नेशनल कोई रिपोर्ट को कोट करके आप लिखते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस 2021-22 में गरीबी रेखा के लोग गरीबी रेखा से इतने लोग ऊपर आ गए, इतने लोग नीचे आ गए, तो वो क्या शो कर रहा है, वो डाटा शो कर रहा है। या फिर कोई संवैधानिक पद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सपोज UPPSS के GS2 का पेपर है जहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चन स्टैटिक वाले आ रहे हैं, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, कैग हो गए, ठीक है, लोकपाल हो गया। अगर किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो अगर आप वो पद किस आर्टिकल में आ रहा है, किस भाग में आ रहा है, वहाँ से शुरुआत करके या कोई हालिया संदर्भ का रेफरेंस लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। या फिर जैसे अभी EWS कोटा की बात है या फिर जो है OBC में क्रिमिलियर को में मॉडिफिकेशन की बात है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट आया हो या फिर जो है कोई कोई केस चल रहा हो या कोई हालिया संदर्भ हो तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। ये कि मैंने जनरल टर्म बताया। मेन बॉडी की बात जहाँ पर है, मेन बॉडी ध्यान दीजिए, मेन बॉडी तो मेन बॉडी में आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि अगर ये होगा कि सपोज क्वेश्चन है जैसे इस बार भी है PM गति शक्ति का है तो PM गति शक्ति योजना को एक्सप्लेन करना है तो आप उसको डिटेल में बताइए कि वो प्रोसेस प्लान क्या है। इंट्रोडक्शन देने के बाद जब मेन बॉडी पाएंगे उसको आप डिटेल में 3-4 डायमेंशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो वहीं पर किसी योजना को जो है एनालाइज करने को आ जाए, सपोज दैट ये मिड डे मील योजना थी, अब मिड डे मील को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर दिया दूसरी योजना में, तो अगर मिड डे मील की योजना में मतलब जो है उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट डिस्कस करने को आ जाए कि उसमें क्या कमी थी या फिर उससे रिलेटेड, तो आपको पॉजिटिव साइड यानी क्या क्या उसमें फीचर्स है वो देखने के साथ साथ क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो देखा आपने, और कंक्लूजन में हमेशा आपका वही स्टैंड रहेगा कि आप पॉजिटिव ही जाओ।
यानी कोई भी योजना है उसको हम सही से क्रियान्वयन कर दें, होता है ना कि सही से क्रियान्वयन कर दें अगर, तो आपको क्या है उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा और जिस चीज़ के लिए इसको प्लान किया गया है उसके लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जो कंक्लूजन का फंडा है वो बिल्कुल, कंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमेशा बिल्कुल फिक्स आप मान चलिए। पहला चीज़ सकारात्मक ही मानना है। गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को कहीं न कहीं 99% आप क्या करना, सपोर्ट ही करना है। हो सकता है जहाँ आपको लगता है क्वेश्चन में ही डिमांड कर दिया है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, बताओ क्या लिमिटेशन है। तो आप मान के चलो कि लिमिटेशन बतानी थी, तो आपने लिमिटेशन को बताया और कंक्लूजन में उस लिमिटेशन को भी जो है थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके ये बताया कि मतलब फिर भी हम ये पॉलिसी को हम प्रेफ़र करेंगे। जैसे कई बार कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सपोज़ दैट जो है कूटनीतिकता की प्रासंगिकता, विदेश नीति भी आज प्रासंगिक है या नहीं है। तो क्वेश्चन का मतलब होता है वो जानना चाहते हैं उसके बारे में बताओ, उसकी प्लस पॉइंट बताओ, उसकी लिमिटेशन बताओ और कंक्लूजन देते समय अगर वो आज भी यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको फेवर करते हुए ही दिखो। कंक्लूजन में एक चीज़ और आप ध्यान जोड़ सकते हैं कि अगर कोई कोट आ रहा है, यानी सपोज दैट लाल किले से जो है आज़ादी के 75वां महोत्सव मनाया गया और लाल किले के प्राचीन प्रधानमंत्री ने पंचप्रण दिए, तो उन पंचप्रण को आप जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लस उन्होंने प्रतिस्पर्धा के साथ संघवाद का नारा दिया। प्रतिस्पर्धा जैसे नीति आयोग जितने इंडेक्सेस जारी करती है, यानी वो रैंकिंग करती है, तो रैंकिंग जारी करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो स्टेट बेकार है, वो कहीं न कहीं ये चीज़ मोटिवेशन आता है कि आपको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर संघवाद भी है और प्रतिस्पर्धा भी है, तो प्रतिस्पर्धा के साथ संघवाद वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी पार्ट है और वो नीति आयोग की भी डिमांड वही है। नीति आयोग में जो है फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका लॉजिक ये है कि आप उसको ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी आप इस लॉजिक को समझिए कि इस तरह के स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। अगला स्टेप मैं डिस्कस करूँगा क्या, अगला स्टेप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस को एक साथ आप देखें और उससे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए यूपीपीएसएस के 2018 से 22 तक में 5 क्वेश्चन 5 बार मेंस हो चुका है। ठीक है, पेपर आपके पास अवेलेबल है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18-19 में बिल्कुल स्टार्ट हुआ था यूपीएससी की तरह मेंस स्टार्ट किया था उन्होंने, तो वो थोड़ा सा हौच पौच था, बट अब उनका जो है पैटर्न वो सेटल हो गया पूरा। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि जीएस 1 है, तो जीएस 1 में हिस्ट्री कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप जो है पूरा एक बंच बनाइए, जैसे जीएस 1 के पाँचों साल के पेपर जीएस 1 का एक साथ कलेक्ट करके रखिए, जीएस 2 का पाँचों साल का एक साथ कलेक्ट करके रखिए, इसी तरह बाकी अदर भी करिए। आप जब लगातार जीएस 1 के सपोज आपके पास पाँचों साल के पेपर है, आप पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे, आपको वही दिखेगा, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है स्मार्ट सिटी वाला क्वेश्चन 5 साल में 3 बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जो है हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम आपको हर पेपर में अगर 20 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो वर्ड बाय वर्ड रिपीट है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक चीज़, दूसरा है यूपी पीसेस और यूपीएससी में अंतर है। यूपी पीसेस में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल राज्यपाल के कार्य जो है, प्रधानमंत्री के और मंत्री परिषद के कार्य, इनके कार्य उनके कार्य, स्टैटिक पोर्शन वाला क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर बेस्ड भी क्वेश्चन है तो हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जीएस 1 की, तो जीएस 1 में आप देखोगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, जियोग्राफी हो गया, देन इंडियन सोसाइटी हो गया और यूपी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा ये मतलब लगभग 50-60 नंबर के क्वेश्चन है, ये लगभग 36-40 मान दे रहे हैं इंडियन सोसाइटी। और इस पोर्शन पे भी आप ध्यान दीजिए, इंडियन सोसाइटी के 60 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो या कोई क्वेश्चन होता है वो सोसाइटी का भी पार्ट है या ज्योग्राफी का भी पार्ट बन जा रहा है, तो उस पर बहुत डेप्थ में जाके इन जनरल आप देखिए कि लास्ट 2 साल में जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी के भी क्वेश्चन अगर 50 नंबर के या से 60 नंबर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भी उसको फोकस करना चाहिए, आप इसको हल्के मत दीजिए। यूपी क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन सिलेबस में जो मेंशन है बिल्कुल आपको कम से कम एफर्ट में आप इसको भी कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी का भी है सिलेबस डिक्टो, जो जो सिलेबस मेंशन है सिलेबस को आप पकड़ते हो आप कवर करोगे। हिस्ट्री में क्योंकि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, क्योंकि आपका सिलेबस के जो है पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसमें भी आप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ करेंगे तो उससे आप कवर करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन एक तो रिपीट होता हुआ मिलता है, एक दूसरा आपको वहाँ पर मिलेगा कि स्टैटिक पोर्शन जो मेंशन है सिलेबस में वो मिलेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वो उसको अगर आप कवर करना हो तो मुझे लगता है सबसे आसान मेथड होता है कि विजन की जो मंथली मैगजीन है अगर आप उसको फोकस करें तो वो क्या करता है, हर एक टॉपिक को वो क्या करता है, मतलब जो है मंथली मैगजीन में यानी शुरू में वो सोसाइटी के टॉपिक दे देंगे, कल्चर के टॉपिक दे देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक उसी में है, पॉलिटी के भी टॉपिक है, इकोनॉमी के भी टॉपिक है, लास्ट में योजनाओं के भी टॉपिक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो मेंस के हिसाब से जैसे मैगजीन चलती हो, अगर आप उसका यहाँ सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यानी करंट अफेयर बेस्ड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, मेंस के आंसर के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करते हैं, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। वो सीधे क्वेश्चन आंसर जैसे डिस्कस किया हुआ हो, किसी भी टॉपिक पर मेंशन है तो वो टॉपिक क्यों चर्चा में है वो वहाँ दिया हुआ है, उसका बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स या लॉ दिए हुए हैं, क्या है वो टॉपिक उसको डिटेल में समझाया जाता है
उसके प्लस पॉइंट क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो दिया होता है, फ्लो चार्ट भी दिए होते हैं। तो मुझे लगता है उससे आप 1 पेज या 1.5 पेज के अपने नोट्स बना के रखते जाएँगे सीक्वेंस में, पूरे 1 साल के नोट्स आपको बेनिफिट मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस के अगर पेपरों को आप देखेंगे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको 25% क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे कि प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर ही मिल रहे हैं। उसके बाद 25% आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टैटिक है, यानी सिलेबस उठाया सीधे-सीधे बिल्कुल है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है। बाकी 50% 40 से 50% क्वेश्चन रहेंगे जो करंट अफेयर बेस्ड रहेंगे और आपके सिलेबस से रहेंगे। और वो आप टॉपिक कैसे कर सकते हो कि विजन की मैगजीन से आपने वो टॉपिक लिया और उसको अपने सिलेबस से मैच करते हुए चले जा रहे हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है, आप ये चीज़ आसानी से गेस कर लेते हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो जीएस वन के जो टॉपिक्स है उसको अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए हिस्ट्री का जो पोर्शन है, ऑब्वियसली जैसे होता है कि कन्वेंशनल फंडा है, आप जैसे पढ़ते इसमें मैं ज़्यादा कोई चेंजेस की नहीं बोलूँगा। ज्योग्राफी सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखते जाएंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट वही टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। जो है इंडियन सोसाइटी, इसमें मैं थोड़ा जोर दूंगा आपको कि अगर इस पे आप जोर फोकस करेंगे तो इसमें वेरिएशन कम है, सॉलिड चीज़ें ज़्यादा है। वेरिएशन कम है मतलब यहाँ पर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सिलेबस उठाओगे तो आपको जो टॉपिक दिखेगा उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। अब होता ना कि जो है क्षेत्रवाद हो गया, समाजवाद हो गया, महिलाओं की स्थिति हो गया, शिक्षा एजुकेशन वाली बात हो गई है, आवास वाली बात हो गई है। इस तरह के टॉपिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेरिएशन कम है। और आप विजन का, जैसे विजन में क्या है, विजन में आपको वही टॉपिक मिलेगा जो क्या होगा उस समय करंटली न्यूज में चल रहा होगा। और आप जब एक साल बाद क्वेश्चन एग्जाम दोगे तो आपको उसी करंट अफेयर बेस पे टॉपिक क्वेश्चन आएगा। तो जो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, तो आप चाहोगे तो विजन की मैगजीन से आप टाइम टू टाइम, यानी अगर आप देखोगे जुलाई की मैगजीन है, अगस्त की मैगजीन है, सितंबर की मैगजीन आएगी, तो आप देखोगे क्या हर एक मैगजीन हो सकता है सोसाइटी के 3-4 बड़े टॉपिक हो, बस बड़े टॉपिक होना और छोटी छोटी न्यूज़ यानी करंट अफेयर के लिए जो अलग छोटी न्यूज़ है वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप बड़े आर्टिकल देखोगे तो हर टॉपिक पर यानी मोटा मोटा आप देखोगे कि 10 तरह का एरिया, 10 तरह का एरिया है, हर एरिया में 2-2 3-3 आपके टॉपिक होंगे जिसको उन्होंने 2 पेज या 3 पेज में डिस्कस किया हुआ है। उनके आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। आपको पता है कि 125 शब्द में अगर आप इंट्रो में 30-35 शब्द लिख दो और कंक्लूजन 30-35 शब्द लिख दो, 70 ऐसे ही हो गए, तो आपको मेन बॉडी में यानी कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट और बिल्कुल टू दी पॉइंट फैक्ट डाटा लिखने वाली रिक्वायरमेंट है। विजन की मैगजीन में आप जब भी टॉपिक देखोगे तो आप इसको ऐसे ही कवर करो कि आप उससे बिल्कुल स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फैक्ट्स आप उठाइए, मेन बॉडी के रेस्पेक्ट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट या डायग्राम में जो है कुछ टेबल दिए हुए वो ले लिया, और लास्ट में कंक्लूजन भी वहाँ पे लिखा होता है कि आगे की राह क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपने लिया, उसको आप कलेक्ट करते जाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। और ये 50 to 60, अगर आप 2022-21 पेपर आप देखिए 50 से 60 नंबर का ये पेपर आया हुआ है। तो इसमें जैसे बोलते हैं कि आप अनसर्टेनिटी के लिए सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है कि यहाँ क्वेश्चन आएगा, यहाँ सब कवर होगा। उसी तरह यूपी का आप देखेंगे तो यूपी के लिए आप क्या करिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाले जो कुछ पोर्शन तो वहाँ से आने वाला है और कुछ वेरिएशन आपको कहाँ से रहेगा वहाँ पर कि आपका करंट अफेयर बेस में जो चल रहा है। फॉर एग्जांपल यूपी की पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यूपी की खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यूपी की जलवायु वाला क्वेश्चन हो गया, यूपी की मिट्टी वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये फिक्स क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, तो ये जो रिपीट हो रहे हैं यूपी क्वेश्चन प्लस यूपी के सोसाइटी से रिलेटेड कोई योजना आ रही है, सपोज अभ्युदय योजना हो गया, बाल सेवा योजना हो गया, तो कोई योजना आ रही है तो अब आपको क्या है थोड़ा सा अपडेट आप रहेंगे। तो ये पोर्शन ऐसे है कि आपका एफर्ट कम है लेकिन टाइम के साथ आपको इसका मसाला, इसका मटेरियल इकट्ठा करते चलना पड़ेगा। ये आप सोचोगे कि प्री एग्जाम हो और मेंस के बीच में 2.5 महीने बाद कर लोगे, वहाँ नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में के 7 मिनट और 10 मिनट में आंसर लिखना है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होती है। इसका आपका 1.5 पेज का 2 पेज का नोट्स चलना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। मैगजीन में कोई टॉपिक आया आपने उसको बना लिया 1.5 पेज 2 पेज में, थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, 1 पेज ऐड कर रखा है ताकि फ्यूचर में कभी उससे रिलेटेड कोई अपडेशन या कोई चेंजेस आए तो आप उसको नोट कर लो उसमें और वो आपका टॉपिक क्या रहे, तैयार रहे। अब जैसे GS1 के बाद अगर हम बात करें GS2 की, तो GS2 में यहाँ पर आपका क्या है, देखिए पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, और यहाँ पे भी यूपी का क्वेश्चन आता है। इसमें आप ध्यान देखिए ये पॉलिटी आप 100+ मार्क्स का रहा है। देखिए मैंने आपसे बोला कि अगर 5 बार मेंस हो चुका है तो अब जाके 2021-22 का आप पेपर देखेंगे वो बिल्कुल सेटल है, यानी जितने नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है ऑलमोस्ट लगभग उतने ही परसेंट आने के चांस पूरे पूरे हैं। अनसर्टेनिटी आप कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए पेपर 18 से लेकर 22 तक पेपर देखेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे शुरू में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है, यानी पेपर को कैसे कितना किस पोर्शन को ज़्यादा दे या कम दे वो सेटलमेंट में दिक्कत है। लेकिन अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेटल है। पॉलिटी आपका 100+ मार्क्स का आ रहा है। और यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखिएगा, स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह जैसे पॉलिटी में जैसे हमने बोला राज्यपाल के कार्य बताइए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों की तुलना कीजिए। तो ये सब क्या है, मंत्री परिषद और विधान परिषद के जो अधिकारों, ये सब वो क्वेश्चन है जो फिक्स है जो आते हैं। जैसे पंचायत वाला क्वेश्चन हो गया, पंचायती राज एक्सप्लेन कर दीजिए, पंचायती व्यवस्था एक्सप्लेन करिए, जो है कैग कार्यों को बताइए, निर्वाचन आयोग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जो है
लोकपाल के कार्यों को बताइए, इनको एक्सप्लेन कीजिए। ये सब क्या है, ये हम बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। यूपीएससी में भले कम आता है, यूपी पीसीएस में आप देखेंगे इसका क्वेश्चन पहले भी था और आज भी है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इसको बहुत आसानी से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। सीएबी जो मैंने लिखा है यानी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। अब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन आपका है कि जो इश्यू, जो मुद्दा चल रहा है न्यूज पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये पॉलिटी में सेकंड पेपर में आप देखेंगे 100+ आ रहा है। अब देखिएगा 5 साल का एनालिसिस करेंगे तो लास्ट 2 बार तो 100+ क्वेश्चन आए हुए हैं। आईआर गवर्नेंस में, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस में आप देखिए जो आईआर का पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर बेस्ड ही होना है, यानी कि विजन मैगजीन को आप धीरे धीरे फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन आप वहां से कर लो। यूपी का क्वेश्चन आपको जो है जो पीवाईक्यू है उसी हिसाब काम चल जाएगा, प्लस स्टैटिक यानी जो फिक्स पोर्शन है जो रिपीट कर रहे हैं। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में आप देखिएगा आपका इकोनॉमी का पोर्शन है। इकोनॉमिक बाद है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी शायद यूपी का पोर्शन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वही चीज़ है, इकोनॉमी में भी आपका वही पोर्शन है, स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर बेस्ड का टॉपिक। इसको आप मैगजीन से ही कवर कर सकते हैं, विजन वाले से, और ये भी वहीं से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट पेपर से आपको हेल्प से करना है। देखिए अगेन जीएस 3 के पेपर में आप देखिए इकोनॉमी अगर आ रही है, ये 70 नंबर का आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है, 100 नंबर का आ रहा है। अगर आप देखेंगे एवरेज 2-4-5 साल के पेपर में तो ये भी 100 नंबर, यानी अगर आपका इधर पॉलिटी मेजर फैक्टर है जीएस 2 में तो जीएस 3 में इकोनॉमी मेजर फैक्टर है। और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक प्लस डायनेमिक वाला। स्टैटिक क्वेश्चन यानी जो सिलेबस मेंशन है टॉपिक, उसी टॉपिक पर स्टैटिक क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको पीवाई को देखने से आपको आइडिया लगेगा। जो करंट अफेयर बेस्ड वाले टॉपिक है यानी पीएम गति शक्ति हो गया, जो है लॉजिस्टिक्स पार्क वाला क्वेश्चन हो गया, औद्योगिक गलियारा वाला क्वेश्चन हो गया, जो डिफेंस कॉरिडोर वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्या है, ये क्वेश्चन वो हैं जो इकोनॉमी में चर्चा में हमेशा रह रहे हैं और इन पे क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इसमें आपको कलेक्शन मिल जाएगा। सबसे अच्छा विजन पकड़िए, वो उसके थ्रू आपको इकोनॉमी वाला क्वेश्चन भी कवर होगा। इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप ध्यान देखिएगा, इसका भी क्वेश्चन पोर्शन 50 से 60 नंबर तक पहुंचा हुआ है। अगर आप, भाई मैंने कहा ना 2018 पेपर में वेरिएशन लगे, लेकिन 22 में आपको देखिए इंटरनल सिक्योरिटी यानी आपका क्वेश्चन यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी मिला के भी ऑलमोस्ट 50 नंबर तक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भी आपको करंट अफेयर बेस्ड विजन मैगजीन से ही आपको टॉपिक, यानी जो टॉपिक आपको वहाँ दिखा हुआ है कि इंटरनल सिक्योरिटी में 5 आर्टिकल है इस बार, अगले महीने 3 आर्टिकल है, फिर 4 आर्टिकल है, उनको आप 1 बाय 1 कवर करते रहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि हम आसानी से उसको गैस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है या नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया। देन साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। देखिए क्वेश्चन साइंस टेक में अगर आप देखेंगे वैसे कि स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन तो काफी वास्ट है, लेकिन वही क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक में, उन्हीं के बेस पे करंट अफेयर जो है विजन से ही अगर कवर करें तो ज़्यादा बेटर है। यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड जो जैसे आपके सिलेबस आया उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको विजन मैगजीन में, यानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप 3-4 क्वेश्चन को पकड़ लो तो हर बार वही क्वेश्चन रिपीट हो पाएंगे, इसमें वेरिएशन के चांस ज़्यादा नहीं है एनवायरमेंट में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। साइंस से थोड़ा डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो क्या चीज़ न्यूज़ में ज़्यादा है जो बार बार रिपीट हो रही है, वहाँ पे आपको विजन का हेल्प मिल जाएगा। यूपी के लिए जीएस 3 में आपको प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर से आप देखेंगे तो मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि यूपी के लिए जैसे सपोज अगर आप टीएमएच की बुक लीजिए या थोड़े वाली बुक को, घटना चक्र की जो बुक आती है उसको फॉलो करिए, आप उसको सिलेबस कवर कर लीजिए। यूपी वाले क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं आएगा, योजनाएं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आएगा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि चर्चा में है, यानी वो चाहे आप घटना चक्की मैगजीन से कवर कर लीजिए, विजन की बुक से कवर कर लीजिए। ये था आपका जीएस 3 के लिए। जीएस 4 में आप देखिए जो है थ्योरी, इसको थ्योरी नहीं बोल के हम डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, ये आपका 88% है और आपका केस स्टडी आएगा, ये आपका आएगा 12%। ठीक है, जीएस 4 में आप देखिए तो जीएस 4 का सीधा फंडा क्या है, देखिए पीसी जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले में डिफरेंस है दोनों के एग्जाम पैटर्न में। वहाँ केस स्टडी का बहुत अच्छा वेटेज है, बट यूपी के लिए आपको केस स्टडी केवल 2 आ रही हैं, 12 मार्क्स का है, 2 12 24 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 12% है, 88 और 12, मोटा मोटा हम 90% 10% ही बोलते हैं तो आसानी है। तो यूपी जो है जीएस 4 के लिए आप देखिए 5 साल के पेपर उठाकर आप देखोगे तो हर चीज़ में डेफिनेशन, यानी अगर थ्योरी वाला पोर्शन आ रहा है तो डेफिनेशन है, डिफरेंस है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी आप सिलेबस उठाइए, सारी डेफिनेशन समझिए और डेफिनेशंस के लिए क्या है साथ के साथ आप एग्जांपल्स को ऐड करते जाइए, धीरे धीरे कलेक्ट करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। ये सॉलिड पोर्शन है जहाँ सर्टेनिटी है। जब 90% थ्योरी ही आना है और सारे डेफिनेशन आपने देख लिए वहाँ पर, जो सारे डेफिनेशन या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन कवर करिए विद एग्जांपल, ये कवर करके रख लीजिए तो आपका यहाँ से जीएस 4 का पोर्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप मैंने बताया मेंस सेटिंग का, दूसरा आपको ये बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को देख के आपने थोड़ा कुछ कंक्लूजन निकाला। अब वो जो कंक्लूजन निकाला है उसको भी हम आगे देखते हैं।
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से आपका जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट इस तरह से निकला है कि यानी कि यहाँ पर आप यहाँ हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसकी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, और यहाँ पर क्या है, डाटा फैक्ट्स, ठीक है। फिर सीधा सीधा क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, जो भी क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, जितनी चीज डिमांड कर रहा है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन आपको डाटा और फैक्ट के हेल्प से इसको जस्टिफाई करना है। यानी अगर जैसे आपने बोला सिंपल कोई क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट इस योजना के बारे में बताइए, तो आप ये तो बताओ गवर्नमेंट ने जब से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया, जो है पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री, देश की हम बात करें, पब्लिक का अगर पहले जो है इनकम इतनी थी तो जो है पर ईयर या पर डे, तो अब वो कितनी इंक्रीज हो, कितनी हो गई है। आप वहाँ बजट का रेफरेंस देंगे कि बजट अगर सपोज दैट में जो है डिफेंस में, इंडिया डिफेंस के लिए अगर भारत का जो है रोल क्या है भारत सरकार का, तो भारत सरकार अगर डिफेंस में खर्च को बढ़ाती चली जा रही है, तो आप रेफरेंस देंगे कि पिछले साल के बजट के मुकाबले इस साल के बजट में इतनी % की बढ़ोतरी की, शिक्षा में या रिसर्च शोध संस्थान के लिए सरकार ने इतना खर्चा इतने % बढ़ाया, फिर 2 साल के बजट के डाटा से ये चीज़ साफ हो रही है। तो यानी ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप जो भी कहना चाहते हो, बेसिक नॉलेज आपके पास है, आप जो इसको कहना चाहते हो, आपको डाटा या फैक्ट से उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जामिनर की सबसे यही डिमांड होती है। यानी आपको बेसिक नॉलेज तो है, तो बेसिक नॉलेज आप लिख तो सकते हो, लेकिन वो माना तभी जाएगा जब आप कहीं ना कहीं अवेलेबल और पॉसिबल, अवेलेबल और पॉसिबल, यानी जो चीज़ लिखी जा सकती है, जो चीज़ कॉमनली सबको पता है, अगर आप वो डाटा नहीं लिखेंगे तो वो फिर आंसर को कहीं ना कहीं उसमें आपको फिर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अब जो मैंने बोला था कि जो है डाटा फैक्ट्स, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आप कहाँ से कर रहे हो, आपको पहले से पता है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इकोनॉमी यानी, और प्लस जिस पोर्शन में डाटा और फैक्ट्स आते हैं, यानी सपोज दैट GS1 में अगर आप सोसाइटी का पोर्शन देख रहे हो, तो वहाँ सोसाइटी पोर्शन आप देखोगे गरीबी, तो गरीब अब जो है उससे रिलेटेड जो इंडेक्स है, उससे रिलेटेड जो योजना है आप उसकी बात करोगे, हंगर इंडेक्स से रिलेटेड वाली चीज़ हो गई, जेंडर गैप वाली जो है वाली चीज़ हो गई। तो यानी जो इश्यूज एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उन एक्सपेक्टेड इश्यूज से रिलेटेड आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब ये एग्जाम में कैसे बन सकते हैं, तो भाई सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों के हेल्प से आप समझ जाओगे क्या कि सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ इस तरह से, और इसको आंसर लिखना है, तो वहाँ पे आपको किस तरह डाटा चाहिए वो डाटा कलेक्ट करते जाओ। विजन मैगजीन से भी आपको हेल्प मिलेगी, प्लस आप टॉपर से कॉपी देखेंगे, वहाँ भी आपको थोड़ा उससे क्या है हेल्प मिलेगी कि डाटा कलेक्शन का कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे जो बोला बेसिक नॉलेज, यानी एक चीज़ और है कि मेंस आंसर राइटिंग भी आप सही तरीके से अब तक कर पाओगे जब थोड़ा थोड़ा आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। 100% कभी नहीं होता, लेकिन आपको कोई टॉपिक बोला जाए और वो टॉपिक बारे आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग आप कर ही नहीं पाओगे। आंसर राइटिंग का सिंपल फंडा ये आप ये देखिएगा कि हर जगह कोई कुछ भी बोले, लेकिन बेसिक थोड़ी आपकी स्टडी होनी चाहिए, तभी आप उसमें प्लस माइनस, यानी इन्फॉर्मेशन वही रहती है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे एक जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, वही सारा खेल है मेन आंसर राइटिंग का। इन्फॉर्मेशन के जो मेन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से आप उसको प्रस्तुत करते हैं, उसका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया डायग्राम, ये डायग्राम मैंने इसे भी इसलिए बताया कि जो है कि आपके पास क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन जो भी डिमांड कर रहा है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन डाटा फैक्ट इसको आप कलेक्ट करते जाइए, इसको आप मॉडिफाई करते जाइए, और यही वो चीज़ है जिसको आप लगातार रिवीजन करते जाएंगे, और लास्ट के टाइम में आपकी मेन्स आंसर राइटिंग यही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस एक चीज़ आप और कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से देखो, आप जब आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कई कई आप देखोगे कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रही है इनसे। अगर आपको पता है कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना इनका जो है रेडीमेड इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट प्लस कंक्लूजन, कुछ चीज़ें आप उसको बना के रखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये याद रखिए, कोई भी टॉपर हो, सबका फंडा एक ही होता है, जब उन्हें पहले से पता है इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी सब सोच रहे हैं, अभी डिजिटल कृषि पे क्वेश्चन आया, जब कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कृषि पे, या फिर कृषि को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है, तो आपको ये मान के चलिए कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप पहले से क्या करोगे, रेडीमेड ये चीज़ें बना रखोगे। यानी आपको पता है क्वेश्चन आने आना है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन सोचने में टाइम लगाओगे, तो आप कहीं ना कहीं आप टाइम बचाओ, तो इंट्रोडक्शन रेडीमेड क्या होना चाहिए, रेडीमेड कंक्लूजन क्या हो सकता है। मेन बॉडी हमेशा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, मेन बॉडी में वेरिएशन जरूर आएगा, इसमें तो फिक्स आएगा, लेकिन क्या है कि जब आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 5 6 अगर 8 10 मैं बोलूँ कि हर GS1 GS2 GS3 GS4, आपको पता है ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है लगातार, और यूपीएससी में बहुत रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन आने ही वाला है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या फंडा है, वहां पर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट करो कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपने रखा, फ्लो चार्ट,
आप बस कहीं से फ्लो चार्ट को इकट्ठा किए रहिए, फ्लो चार्ट का कलेक्शन आपके पास रहता है तो आपको क्या रहेगा, ईज़ी रहेगा। याद रखिएगा जब 20 क्वेश्चन करने होंगे पर पेपर, तो आपका रेडीमेड आंसर, काफ़ी हद तक रेडीमेड जो आंसर है वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और बाकी आंसर पे भी उसका इम्पैक्ट जाएगा। यानी मान लीजिए कि 20 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल श्योर थी क्वेश्चन आने चाहिए और वही आ गए, तो वो 6 क्वेश्चन आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों बचाएंगे। कुछ क्वेश्चन एवरेज होंगे और कुछ जो आपके जो है बाउंसर क्वेश्चन रहेंगे या जो आपका आउट ऑफ टच रहेगा उसको आप उसको थोड़ा सा आप हैंडल कर पाएंगे। अब थर्ड जो है थर्ड क्वेश्चन हम आ रहे हैं कि कैसे किसी न्यूज़ को देखते हुए आपको GS1 GS2 GS3 हर चीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से रिलेटेड मतलब उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपसे। सपोज दैट अभी आपने अगर प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर देखा है, ये 2022 का पेपर देखा, अब क्वेश्चन में वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर क्वेश्चन आ गया। डिफेंस कॉरिडोर हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, कभी भी ऐसे जो मेजर डेवलपमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आधारभूत अवसंरचना, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी आउटर एरिया में। वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, यानी वहाँ पर क्या होगा, आसपास मार्केट बनेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार का सृजन होगा। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये जो बड़े जो चेंजेस हैं ये न्यूज़ में अगर हैं तो इन पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब आपको देखना है कि इनको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ें आई, अगर कहीं पे भी कोई मेजर चेंज है, कोई जैसे होते हैं कोई नया इंस्टीट्यूट्स बनाने लगो, आप हाईवे बना रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है, हाईवे बनना, डिफेंस कॉरिडोर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते हैं, वहाँ आसपास इंडस्ट्री डेवलप होगा, इंडस्ट्री डेवलप होंगी, लेबर वहाँ पर रहेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर आएंगे, यानी कि वो पूरा का पूरा एरिया क्या है, धीरे धीरे कई स्टेप्स में डेवलप होने की डायरेक्शन आ रहा है। अगर एरिया डेवलप हो रहा है यानी वहाँ पर सोसाइटी की कंडीशन में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, यानी आपको ये देखना है कि सारे सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर आप सोसाइटी के लिए आप बोलोगे तो गवर्नमेंट की जो है आधारभूत अवसंरचना को जितनी वो जल्दी कवर कर रहे हैं, जितने सही तरीके से कवर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी के हर एक सेक्टर में पड़ता है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, लेकिन अगर समाज में इसका कुछ फर्क पड़ा या किसी देश के किसी जिले में विकास के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो आपका कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया डिफेंस कॉरिडोर का, तो अगली बार ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आने वाला तो भी आप कहीं कहीं डाटा याद करोगे कि आपसे रिपीट हो गया, तो अगली बार आप ये कर सकते हैं कि इस तरह इकोनॉमी या यूपी रिलेटेड किसी क्वेश्चन में भी इस डाटा का यूज कर सकते हैं कि सरकार के जो है उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए, कैसे एरिया का विकास किया जाए। तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि अगर किसी एरिया से डिफेंस कॉरिडोर पास हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास हो रहा है, तो वहाँ का ग्रोथ हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आपने इस बार पढ़ा है अगली बार वो नहीं भी आएगा, लेकिन आप उस डाटा को यूज करें। देन और चीज़ें अगर हम इस तरह पढ़ें कि जैसे आप मान लीजिए कि जो है यूपी पीसीएस के लिए प्री के लिए पढ़ रहे हैं, आपने देखा क्या कि जो है जो समुद्र तट वाले राज्य हैं, 9 राज्य हैं, साउथ वाले मतलब जो है दक्षिण में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, आप उनकी सीक्वेंस याद कर रहे हैं। लेकिन अब आपको लगता है पता नहीं क्वेश्चन प्री में आया ना है, लेकिन वहीं जैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी में आएंगे तो वहाँ पे फिर से वही टॉपिक आता है कि आपका या फिर इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर समुद्र तट कटाव हो रहा है तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, रोकने के लिए आप क्या करने वाले हो, सुरक्षा करनी है समुद्र जो है सीमाओं की, तो वहाँ के तो वही डायग्राम वही नॉलेज आपको वहाँ भी काम आएगी। तो पढ़ते समय आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा इस समय उसको आप डिफरेंट जगह यूज जरूर कर सकते हो, आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए। करंट अफेयर्स में अगर आपने कोई नियुक्ति पढ़ी तो नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट हुआ है वो आपके में से नहीं काम आ रहा है, लेकिन अगर फॉरेन विजिट है, फॉरेन मीटिंग्स हैं, तो आप बस ये मत देखो क्या कि COP26 हुआ तो वो कहाँ हुआ था, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर मेंस आंसर राइटिंग में एनवायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप COP26 कहाँ हुआ था आप चेक कर सकते हो। किसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो केवल एग्जाम में वही आ जाए कि इंडिया की कम्पिटेटिव जो है इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, तो वो तो कोई क्वेश्चन आया तो ठीक है प्री में, लेकिन मेन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इस सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से जो है आपका जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से हमारी जो है रैंक ऊपर हो रही है। कि नॉर्मली क्या है, आप कोई भी डाटा इंडेक्स कुछ भी पढ़िए तो उनको ये पढ़ते समय भी ये ध्यान रखिए कि इसको हम कैसे अपनी GS1 GS2 GS3 कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मान लीजिए न्यूज़ में आया कि मदरसा में भी टीईटी जो टीचर रखे जाएंगे वो टीईटी क्वालिफाइड होंगे। तो यानी अब ये न्यूज़ आपने अखबार में पढ़ा, लेकिन आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि यूपी सरकार का शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। अब उन कदमों में एक कदम ये हो गया कि जो ऐसे संस्थान, मतलब कुछ संस्थान है जिसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर रखे जाएंगे, गुणवत्ता सुधरेगी, एक तो यूपी ठीक है। स्कूलों की रैंकिंग करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है कि हम स्कूलों की रैंकिंग करेंगे, जैसे बड़े बड़े मतलब नेशनल लेवल पे बड़े इंस्टीट्यूट की रैंकिंग की जाती है NIRF, वैसे ही स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। जब हाई स्कूल इंटर स्कूलों की रैंकिंग करोगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी ही होगी। ये शिक्षा के लिए दूसरा कदम इसको मान लीजिए। इन्होंने क्या है, जैसे गाजियाबाद में या कई डिस्ट्रिक्ट में है कि DM और SP को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सामाजिक स्थलों पर, नॉर्मली स्थलों पे वर्किंग डेज में
बच्चे स्कूल की ड्रेस में अगर कहीं पाए जा रहे हैं तो आप उनको मतलब अवॉइड करेंगे, वो कहीं ना मिले। अगर ड्रेस में तो उनको पकड़ के आप वापस स्कूल भेज दीजिए, मतलब उनको पकड़ना है। यानी क्या हो रहा है कि बच्चे को भी डर रहेगा कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के वो मतलब जो है कॉलेज टाइम में बाहर मार्केट घूमने नहीं जाएगा, मॉल में नहीं जाएगा, पार्क में नहीं घूमने जाएगा। तो ये क्या है, ये भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन को सुधारने के लिए भी सरकार का कदम है। तो अब ये जब आप कोई न्यूज़ पढ़ें तो न्यूज़ पढ़ते समय आप समझ तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए। देखिए जैसे बोलते हैं, ये भी आंसर राइटिंग पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक नॉलेज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों को एक साथ देख करके आप, ये आपके माइंड में नीचे आ जाता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए और इसमें हम इसको कैसे इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी इवेंट, किसी भी न्यूज़ को सिर्फ वो एक ही एरिया में नहीं जाएगी, उसको डिफरेंट सेक्शन में हम कैसे जोड़ सकते हैं वो आपको आना चाहिए। ये याद रखिएगा, मेंस हैंडराइटिंग का फंडा वही है, इन्फॉर्मेशन लगभग वही है प्री और मेंस वाली, लेकिन आपको उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। एप्लीकेशन करना भी कैसे आएगा, अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही एक सेम इन्फॉर्मेशन, एक सेम न्यूज कैसे आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आप यूज़ करना सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक तो एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे आप समझिए कि मैं एक न्यूज़ पढ़ी हमने, कि न्यूज़ में था क्योंकि अब वेंकैया नायडू जो है वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो जब वो लास्ट मतलब रिटायरमेंट कुछ दिन पहले कहीं सेमिनार में कहीं फंक्शन में गए, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि भारत में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी युवाओं को सामुदायिक सेवा के लिए प्रोविज़न किया जाए। यानी सभी सभी जो यंगस्टर्स है, यंग एज के बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सामुदायिक सेवा एक बार करेंगे तो उन्हें थोड़ा सोसाइटी के इमोशनल टच का अनुभव होगा। अब अगर आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर ऐसे टर्म आ रहे हैं जहाँ पे संवेदनशीलता या समाज के लिए मतलब कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ये चीज़ मेंशन भी करते हैं कि जो है भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने थोड़ा इस पे जोर दिया कि अगर लोग जो है आज के युवा जो है सामुदायिक सेवा करते हैं तो उन्हें थोड़ा समाज के बारे में जुड़ाव होगा, लोग एक दूसरे की फीलिंग के बारे में जो है समझने में आसानी होगी। तो यार आप ये मानिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पर आप क्या करते हो, किसी बड़ी पर्सनालिटी से रिटायर हुए बंदे या करंटली वर्किंग कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल देते हो, तो वो ज़्यादा वैलिड पॉइंट होता है। जितनी भी छोटी छोटी डिफिनेशन है सारी डिफिनेशन लिखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लिखिए, कुछ अच्छे अधिकारियों के एग्जाम्पल लिखिए, उनको करेक्ट करिए, समराइज करके रखिए। तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई मेंस आंसर राइटिंग के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स।